हाँ संस्कृत मित्रों, आइए आज हम संस्कृत गद्य की विशेषता बताएंगे और गद्य यानी लौकिक संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण आपके जो कवि हैं उनके बारे में भी आपको परिचय बताएंगे। ठीक है, तो संस्कृत गद्य की विशेषता पहले जानते हैं। आखिर पहले जान लें कि गद्य है क्या। ठीक है, ये गद्य जो है, गद्य है क्या। तो गद्य मित्रों जो है, गद्य धातु से, ये जो है धातु से जो है व्यक्तायाम वाची से यत प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? तो यत प्रत्यय लग जाएगा। आप ये चाहे जो है नोट कर लें, गद्य धातु है, यत प्रत्यय से जो है गद्य शब्द जो है हमारा बनता है। अच्छा, गद्य का अर्थ क्या है? तो गद्य का अर्थ होता है मानव की मौलिक प्रक्रिया। क्या होता है? मानव की, आप नोट कर सकते हैं, मानव की मौलिक प्रक्रिया। क्या है? मानव की मौलिक प्रक्रिया को गद्य कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और नोट कर लेना, गद्य धातु से जो है यत प्रत्यय लगकर जो है हमारा गद्य शब्द बनता है। आइए अब गद्य के बारे में हम जानते हैं। एक चीज़ और नोट कर लेना कि काव्यादर्श, ठीक है, काव्यादर्श जो है दंडी की रचना है। तो दंडी ने काव्यादर्श में गद्य की जो परिभाषा दी है, क्या दी है? देखिए, थोड़ा मैं इसे और बड़ा कर दूंगा, अभी दिक्कत न लेना। जो काव्यादर्श है, और काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दंडी की है। उसमें काव्यादर्श में दंडी ने कहा, जो परिभाषा दी, इसे काव्यादर्श में परिभाषा, जो गद्यवाक्य की परिभाषा इन्होंने दिया, आख्यायिका और कथा के रूप में इसे क्या किया? विभाजित कर दिया। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी, आपादः पद संतानो गद्य आख्यायिका कथा। ठीक है, यानी गद्य काव्य इतना कठिन, गद्य काव्य जो है इतना कठिन और विरल हो गया कि एक उक्ति ही चल पड़ी, गद्यम कवीनाम अनिक संवदन्ति, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। आइए तो अब गद्य के बारे में एक एक पॉइंट आपको नोट कराते हैं और ध्यानपूर्वक आप समझना। ठीक है, संस्कृत भाषा में गद्य की विशेषता है कि कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर उसमें संक्षिप्तता ला देता है। यानी जो इसकी विशेषता है, इसमें समास की बहुत ही बहुलता है, तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एक शब्द, जैसे वह जाना चाहता है, ठीक है, आप हिंदी में वह जाना चाहता है, लेकिन आप यही संस्कृत में क्या कहेंगे? इस वाक्य को जिगमिषति, बस इतना आप कह देंगे, जिगमिषति, तो ही आप क्या हुआ कि यह पूरा अर्थ इसका निकल आया। यानी कि एक समास की संक्षिप्तता, यानी समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। तो संक्षेपीकरण के कारण ही गद्य की ये जो है प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इस एक पद द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका कारण है संस्कृत गद्यों में समास युक्त शैली का प्रयोग। नोट कर लेना, काहे का? समास से युक्त शैली का प्रयोग, यानी समास शैली इसमें है जिगमिषति। ठीक है, समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास संस्कृत का जीवन है। क्या है? समास जो है ये संस्कृत का जीवन है। समास के द्वारा ही अधिकाधिक अर्थ को अत्यल्प शब्दों में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये सब आप इसी प्रकार से वहाँ नोट करके लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इसमें हम बताएंगे, गद्य के प्रकार भी बताएंगे। देखिए पूरा जो है ये आपको इसके बाहर, देखिए मेरा यही मानना होता है कि आपको इधर उधर जो है देखना ना पड़े। ठीक है, हम आपको अब जब आप गद्य देख रहे हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, चाहे तो आपकी ये वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन हम जो देंगे आपको जानकारी वो अच्छी प्रकार से देंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो अत्यल्प शब्दों में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। संस्कृत गद्य में ओज गुण द्वारा विविध भाव, ग्राह्यता और गंभीर का संचार होता है, जिससे गद्य का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। जिसमें अगर ग्राह्यता और गंभीरता का संचार होता है तो गद्य का जो भाव होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा एक नोट कर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, गद्य का स्वरूप
सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलता है, ये अगर आपसे प्रश्न भी पूछे तो गद्य का स्वरूप हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है मित्रों, यजुर्वेद से मिलता है। ठीक है, जो वेद होते हैं ना आपके 4, तो उनमें से हमारा जो है यजुर्वेद से गद्य का स्वरूप सबसे पहले मिलता है। कहाँ से मिलता है, सबसे पहले। ये चीज़ें जो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, इन्हें आपको अपनी कॉपी एक निकालिए, पेन निकालिए और इन्हें नोट करते चलिए। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं कि भाई ठीक है, अगली परीक्षाओं पर जैसे आप जाएंगे तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, अधिक बढ़ जाता है। दंडी ने इसीलिए, अच्छा देखिए, गद्यकारों के महत्वपूर्ण नाम जान लीजिए। आपके हो गए दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट। ठीक है, चलिए आधा लिख देता हूँ, बाणभट्ट। ठीक है, ताकि आपका जो है समझ जाइए, दंडी है, सुबंधु है, बाणभट्ट है। ठीक है, दंडी ने इसीलिए ओज को गद्य का लक्षण और जीवन मान कर कहा है कि ओजहा शमाश भूयस्त्वमेतत् गद्धस्य जीवितम्, ओजहा शमाश भूयस्त्वमेतत् गद्धस्य जीवितम्। ये आप जो है वहाँ लिख सकते, नोट कर सकते। अर्थात समास की बहुलता ओज गुण का लक्षण है। जो समास की बहुलता है यही जो है क्या है, ओज गुण का जो है बहुलता है। देखिए, हरिसेन का आप नाम जानते हो, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति का गद्य इसी प्रकार की पौड़ और समास बहुल है। आप पढ़े होंगे, इतिहास में भी पढ़े होंगे, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जैसे अब देखिए, सर्व पृथ्वी विजयानितोद व्यापनी निखिलावनितलाम। इसमें प्रमाण है, प्रारंभिक अवस्था में गद्य सरल शैली में लिखे गए। कैसी शैली में, जो प्रारंभिक यानी पहले जो गद्य लिखा गया है वो बिल्कुल सरल शैली में लिखा गया। कृष्ण यजुर्वेद में देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में हमें यह स्वरूप दृष्टव्य है। ओम उषण्य वयसी वाजस्रवशः सर्ववदेशं ददो तस्या नचिकेता नाम पुत्रो आशः। आइए इधर जानते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप नोट करते चलें। इन प्रारंभिक गद्यों में समास बहुलता दृष्टिगोचर नहीं होती, जो आपको नोट करने लायक है। इनमें छोटे छोटे वाक्य होते हैं। इसके अंतर्गत शास्त्रीय ग्रंथों का गद्य आता है। इसकी भाषा तर्कपूर्ण होती है और अंत में सिद्धांत का प्रतिपादन पंचमयत पद से जो है होता है। गद्य के संबंध में वामन की यह उक्ति सर्वथा समीचीन जो है प्रतीत होती है। देखिए, ये वामन की एक उक्ति है कि गद्दम कवीनामनिक संवदन्ति, गद्दम कवीनामनिक संवदन्ति, यानी गद्य लिखना कवियों की एक कड़ी परीक्षा है। ठीक है, प्रत्येक भाषा में व्यवहारतः पद्य की अपेक्षा गद्य का विशेष महत्व होता है। चाहे जो भी भाषा हो, इंग्लिश हो, आपकी हिंदी हो, तो वो जो गद्य होगा उसकी एक अलग ही विशेषता है, क्योंकि परस्पर विचार विनिमय का सरल साधन गद्यमय भाषा ही होती है। यानी जो हम बातचीत आपसे मैं कर रहा हूँ ये गद्य भाषा में ही कर रहा हूँ। भाई मैं कोई पद्य उसे, देखिए गद्य जो है छंद ताल व तुकबंदी से युक्त ये रचना पद्य होती है, और मुक्त रचना छंद ताल व तुकबंदी से मुक्त रचना यानी जिसमें छंद ताल व इस प्रकार के तुक नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, उसे गद्य कहेंगे। तो ये देखिए, इसमें जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये क्या है, ये गद्य मैं बोल रहा हूँ। साधारणतः बातचीत आदि, जैसे मैं आपसे साधारणतः बातचीत आदि में गद्य का प्रयोग करना स्वाभाविक है एवं सुविधाजनक होता है। हम भाई आपसे पद्य में थोड़ी बोल सकते हैं कि हर वाक्य हम आपको श्लोक की तरह जो है बताएं। ऐसे अवसरों पर गद्यमय भाषा का प्रयोग करना अस्वाभाविक एवं विशेष प्रयत्न साध्य प्रतीत होता है। लेकिन साधारण बातचीत आदि की यह व्यवस्था साहित्य पर लागू नहीं होती। देखिए, जिस प्रकार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ये गद्य बात अलग है, लेकिन जब आप गद्य साहित्य के क्षेत्र पर लिख रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है। विश्व के सभी भाषाओं के साहित्य में गद्य की अपेक्षा पद्य की प्रचुरता पाई गई है। काहे कि पद्य की जो है प्रचुरता पाई गई है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका कारण है कि पद्य में लय, देखिए लय एवं संगीतात्मकता होती है। इसका आकर्षण से पद्यमय विचारों को स्मरण रख पाना गद्य की अपेक्षा
अधिक सरल है। भाई अगर देखिए जो पद है, पद में आप श्लोक रहेंगे तो आपको श्लोक गायन के माध्यम से लिखा, संगीत के माध्यम से। अब जैसे मैं आपको एक कोई पद गाऊं तो आप उसे याद कर लेंगे, लेकिन आप गद्य कहाँ याद कर पाते हैं? नहीं याद कर पाते ना। जैसे श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्तवे, तो ये आपका एक पद है, इसे आप आसानी पूर्वक जो है याद कर सकते हैं संगीत के माध्यम से। लेकिन जो गद्य होता है मित्रों, उसे आप जो है याद नहीं कर सकते। तो ये जो है अधिक सरल है क्या? पद। यह सत्य है कि पद्य रचना में कवि के लिए छंदों का बंधन होता है। ठीक है, पद्य रचना में क्या है? छंदों का जो है बंधन होता है, छंद के अनुसार ही लिखते हैं। लेकिन जो है गद्य में ऐसा नहीं। इस कारण कवि को अपने भाव गुंफित करने में कठिनाई होती है। ठीक है, गिने चुने वर्णों मात्राओं की सीमाओं में रहकर अपने विचार प्रकट जो है करने होते हैं। यानी जितने भी, जैसे अगर आप वंशज छंद में लिख रहे हैं तो वंशज छंद में जितने वर्ण होते हैं उसके अनुसार ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको देखे भारवी की जो रचना है किरात और नियम, उन्होंने ज़्यादातर अपने किरात और नियम पर वंशज छंद का ही प्रयोग किया है। ठीक है, किंतु साथ ही उसे यह सुविधा भी रहती है कि छंद की लय पर ध्यान बटा होने के कारण उसमें भाव या रस का पूर्ण उत्कर्ष ना हो पाने पर पाठक को अधिक नहीं अखरता। जबकि गद्य कवि तो छंद की लय की सुविधा से वंचित ही रहता है। वह छंद का सहारा लेकर भाव रस, व्यंजना, कल्पना शक्ति और शब्द चयन, पटुता आदि से जो है संबंधित अपनी दुर्बलता को छिपा नहीं सकता। सुवर्ण का खरा या खोटापन निकस कटौती के पत्थर पर जो है कसकर परखा जाता है। उसी प्रकार कवि की प्रतिभा की परीक्षा गद्य रचना में, यानी जो गद्य लिखना होता है, ये कवि की एक कड़ी परीक्षा होती है। अतः गद्यम कवीनाम निकसम वदन्ते, यह उक्ति पूर्णता समाचीन प्रतीत होती। इसलिए भारतीय मनीषियों ने गद्य साहित्य को जो गौरवपूर्ण स्थान दिया है वह सर्वथा उचित ही है। क्या है? सर्वथा जो है उचित ही है। अब आपको जानना है अलंकृत गद्य। तो जानिए आप अलंकृत गद्य क्या है। देखिए, जब आप कोई चीज़ पढ़िए तो एक चीज़, अगर आप आज गद्य पढ़ रहे हैं तो गद्य अच्छे से पढ़िए, इधर उधर फिर न छोड़िए कि भाई इस वीडियो को छोड़कर कोई दूसरी वीडियो देखें या कुछ दूसरा पढ़ने लगे। व्याकरण, दर्शन आदि का गद्य, जो व्याकरण है, दर्शन है, इनका जो गद्य है वो सूत्रात्मक है, यानी सूत्रों से बंधा हुआ, विवेचनात्मक एवं गंभीरार्थ वाला हो वह, किंतु वह अलंकृत नहीं है। क्या है? अलंकृत जो है नहीं है। नाटकों और चंपू काव्यों तथा अन्य ग्रंथों की भाषा अलंकृत गद्य वाली होती है। इसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ यह ठीक ठाक जो है नहीं कहा जा सकता, किंतु इसे अलंकृत प्रौढ़ गद्य के दर्शन में दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट के गद्य सबसे पहले आते हैं। इसके पूर्ण के गद्य आज उपलब्ध नहीं हैं, यानी पहले के जो गद्य हैं उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि अनेक ग्रंथों के नाम परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा लिए गए, यथा कात्यायन हो गए। कात्यायन ने आख्यायिका का उल्लेख किया है। पतंजलि ने अपने महाकाव्य में वासवदत्ता और सुमनोत्तरा और भैमरथी, ये तीन आख्यायिका हैं। वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और जो है भैमरथी, ये तीन आख्यायिका का जो है उल्लेख किया है। कौन? तो पतंजलि ने। ठीक है, भोज ने मनोवती तथा सातकर्णी हरण का नाम लिया है। बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित में कहा है। भट्टार हरिश्चंद्र का नाम गद्य लेखक की प्रशंसा जो है बाणभट्ट स्वयं करते हैं अपने हर्षचरित में। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध गद्यकारों के पूर्व भी गद्यकार थे, यानी कि जो आपके बाणभट्ट हैं और सुबंधु हैं और दंडी हैं, इनके पहले भी गद्यकार रहे हैं। ठीक है, उनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सके, किंतु उपलब्ध अलंकृत गद्य वर्षों के अभ्यास का फल है, यह स्वीकार करना होगा। आगे देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है
अब हम आपको गद्य काव्य के प्रकार बताते हैं, ठीक है। गद्य काव्य के प्रकार, आखिर गद्य काव्य कितने, तो गद्य काव्य के जो है 4 प्रकार हैं। एक मुक्तक और एक वृत्तगंधी, दूसरा है उत्कलिका और जो है चौथा है चूर्णक, ठीक है। अब मुक्तक क्या है, वह काव्य होता है, ये मुक्तक जो होता है यानी मुक्तक गद्य, ऐसा मुक्तक गद्य होता है जो समास रहित पदों में रचा जाता है, यानी इसमें समास नहीं होते हैं, समास से रहित पदों में ही रचा जाता है मुक्तक गद्य, ठीक है। अब दूसरा है जो वृत्तगंधी, जो वृत्तग्रंथी गद्य है, इसमें छंदों का अंश कहीं कहीं आपको प्रतीत होता है, कहीं कहीं आपको जो वृत्तगंधी है, यहाँ देखिए वृत्त, अगर वृत्त है तो आप समझ जाइए कि वृत्त में क्या होगा, जो छंदों का अंश है वो कहीं कहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे जो है वृत्तग्रंथी कहते हैं, ठीक है। वृत्तगंधी हो गया। उत्कलिका प्राय गद्य उसे कहते हैं जो लंबे समस्त पदों में रचा जाता है, यानी जो बड़े बड़े पदों पर रचा जाता है, लंबे लंबे पदों पर रचा जाता है, उसे उत्कलिका प्राय। देखिए ये नाम भी बड़ा है, आप ध्यान देना। अगर आप चारों के नाम भाई गद्य के, अगर आपसे कोई प्रकार पूछ लिए कि भाई कितने प्रकार हैं, तो आपको चारों के नाम पता ना, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय। मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका और चूर्णक। तो सबसे बड़ा नाम आपको देखेंगे तो उत्कलिका प्राय, तो यही समझ लीजिए उसे कहते हैं जो लंबे समस्त पदों में रचा जाता है, उसे हम उत्कलिका प्राय कहते हैं। अब चूर्णक क्या है भाई, चूर्णक छोटे छोटे पदों का समावेश होता है। ये जो चूर्णक होता है, चूर्णक का अर्थ ही होता है छोटा, ठीक है। तो चूर्णक में छोटे छोटे पदों का समावेश होता है। गद्य के उपयुक्त 4 भेदों के अतिरिक्त अवान्तर भेद भी हैं, ठीक है। जैसे कथा और कुछ और भेद हैं, तो और भेद हैं तो इनको भी हम जान लेते हैं कि गद्य के भेद। गद्य की कथा और आख्यायिका, ठीक है, यह वर्गीकरण गद्य के विषय वस्तु के आधार पर किया जाता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कथा क्या है भाई, आख्यायिका क्या है, तो आइए अब हम जानते हैं। आखिरकार कथा जान लीजिए और आख्यायिका क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। कथा और आख्यायिका, ठीक है। चलिए, कथा आख्यायिका। कथा और आख्यायिका के रूप में गद्य का काव्य विभाजन सर्वप्रथम अग्नि पुराण में, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको, यानी जो कथा और आख्यायिका ये 2 नाम से गद्य का विकास हुआ, तो सबसे पहले हमें अग्नि पुराण में उपलब्ध होता है, ठीक है। सर्वप्रथम इनका जो गद्य काव्य का विभाजन है, गद्य काव्य का विभाजन कहाँ मिलता है, तो अग्नि पुराण में मिलता है। आचार्य भामह के कथा और आख्यायिका के भेदक तत्वों का सर्वप्रथम उल्लेख करते हुए बताया गया कि आख्यायिका अनिवार्यतः संस्कृत भाषा में एक कथा, संस्कृत या प्राकृत किसी भी भाषा में हो सकती है। कौन, ये आख्यायिका, ठीक है। आख्यायिका का मूल इतिवृत्त यथार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है, इतिवृत्त जो है मूल यथार्थ होता है, जबकि कथा का कवि कल्पित होता है। जो कथा होती है वो कल्पना, और देखिए आख्यायिका एक ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है, ठीक है। अब कथा क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक, ठीक है। आख्यायिका का विभाजन, जो आख्यायिका है उनका विभाजन जो है उच्छ्वासों में होता है, और कथा ऐसा कोई विभाजन, कथा का कोई विभाजन नहीं होता। आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है। जो आख्यायिका होती है उसका जो वक्ता होगा स्वयं नायक होगा, जबकि कथा का वक्ता नायक के अतिरिक्त, जो कथा होती उसका वक्ता नायक के अतिरिक्त अन्य कोई पात्र हो सकता है, यानी कोई दूसरा पात्र हो सकता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो कथा होती उसका जो नायक होता है कोई अतिरिक्त हो सकता है, ठीक है। जो कथा होता है, कथा का वक्ता नायक के अतिरिक्त, यानी वक्ता का मतलब बोलने वाला, अतिरिक्त हो सकता है, लेकिन आख्यायिका का जो वक्ता होता है वो स्वयं नायक होता है, ठीक है। 5वां पॉइंट आप नोट करेंगे कि आख्यायिका की रचना कन्याहरण युद्धादि विषयों पर आधारित होती है आख्यायिका, किंतु नोट कर लेना, कन्याहरण और युद्धादि विषयों पर आधारित, किंतु कथा के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं आचार्य भामा, अब कथा और आख्यायिका में अंतर बताएंगे। आचार्य भामा के अतिरिक्त
रुद्रट, दंडी, विश्वनाथ ने भी दोनों के भेदों का निर्देश किया है। अनेक काव्यशास्त्रियों के मत के आधार पर कथा एवं आख्यायिका में निम्नलिखित भेद हैं। आखिर कथा और आख्यायिका में क्या अंतर है, ये भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो है नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं आखिर कथा और आख्यायिका में क्या अंतर होता है। कथा कभी कल्पित होती है, पहले आप कथा के पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आख्यायिका के पॉइंट नोट कर लीजिए, लेकिन क्रम से ऐसे। कथा जो है कवि की कल्पना के द्वारा होता है, लेकिन आख्यायिका जो है ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। वक्ता, जो कथा का वक्ता होता है, नायक या अन्य पात्र हो सकता है। इसका जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो नायक हो या कोई अन्य पात्र भी हो सकता है। लेकिन आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है अथा आत्मकथावत होती है, यानी स्वयं जो है वही बोलता है। रुद्रट नायक का वक्तृत्व अनिवार्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो रुद्रट हैं ये जो है नायक का नहीं अनिवार्य नहीं मानते हैं कि भाई कि उसकी अनिवार्यता ही हो। देखिए, उच्छ्वास आदि के रूप में कोई विभाजन नहीं होता किसका, कथा का। जो कथा होती है उसका उच्छ्वासों में, सर्गों में, ठीक है, सर्गों में तो आपका महाकाव्य है, नाटक आपका अंक है, तो इस प्रकार से कथा का कहीं विभाजन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका विभाजन जो आख्यायिका है, इसका विभाजन उच्छ्वासों में होता है। ठीक है, काहे में होता है, उच्छ्वासों में। अब चौथा पॉइंट आपको नोट करना है कि वक्त्र, तो वक्त्र या अपवक्त्र आदि छंदों का प्रयोग नहीं होता है इसमें, किसमें, कथा में। विश्वनाथ यत्र तत्र जो है गद्य छंदों का एवं आर्या का प्रयोग मानते हैं, यानी कि भाई कथा में विश्वनाथ जो है आर्या का जो है प्रयोग मानते हैं। और अब आप आख्यायिका में देखेंगे तो इसी प्रकार से आपको नोट करना है, इधर एक तरफ जो लिखेंगे कथा लिख देना और एक तरफ जो है आख्यायिका लिख देना, तो आपको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, वक्त्र अपवक्त्र छंदों का प्रयोग इसमें होता है आख्यायिका में, लेकिन आपको गद्य में, वो कथा में नहीं मिलेगा। जो भावी कथा के सूचक हैं, यानी कि आगे जो, जैसे आप देखते हैं ना कि भाई आगे क्या होने वाला, वही भावी घटना। ठीक है, अब देखिए दूसरे पांचवा पॉइंट नोट करिए कि भाषा संस्कृत एवं प्राकृत में जो कथा होती है उसकी भाषा संस्कृत एवं प्राकृत संस्कृत में होती है। भाषा केवल, लेकिन जो आख्यायिका इसकी भाषा केवल संस्कृत में होती है, प्राकृत में नहीं होती है। छठवां पॉइंट मित्रों नोट करना है आपको कि इसकी रचना केवल गद्य में होती है, यानी जो कथा है इसकी रचना केवल गद्य में होती है और इसमें यत्र तत्र गद्य के साथ पद्यों का भी, आप आख्यायिका में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पद्य भी मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं, लेकिन हर जगह नहीं। लेकिन इसकी जो भाषा है आपको संस्कृत में ही रहेगी, नोट करना। सातवां पॉइंट है स्वरचित का वर्णन नहीं होता, यानी कहीं की भी कथा आप उठाकर जो है लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसमें है स्वरचित का वर्णन नहीं होता। लेकिन जो आख्यायिका होती है स्वरचित तथा अन्य चरित्रों का भी वर्णन होता है इसमें, स्वरचित तथा अन्य जो चरित्र उनका भी वर्णन होता है। कन्याहरण, कन्यालाभ, देखिए ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है इसका। कन्याहरण, कन्यालाभ, संग्राम, प्रकृति एवं विप्रलंभ का वर्णन होता है। किसका है, विप्रलंभ यानी वियोग। संयोग श्रृंगार के दो भेद बताए गए हैं मित्रों, एक वो श्रृंगार रस के दो भेद बताए गए हैं, एक संयोग और एक विप्रलंभ। तो इसी प्रकार से इसमें जो है विप्रलंभ का वर्णन यानी वियोग का वर्णन रहता है। ठीक है, इसका वर्णन नहीं होता है। देखिए आख्यायिका का वर्णन नहीं होता है, भामा के अनुसार इसका वर्णन हो, लेकिन भामा जो है इसका वर्णन मानते हैं कि भाई इसका वर्णन भी होता है। अब देखिए कथा के प्रारंभ में देव गुरु वंदना होती है, यानी देवता की या गुरु की वंदना जो है कथा पर होती है। जब कथा लिखी जाती है तो उसमें पहले देव या गुरु की वंदना होती है। लेकिन आख्यायिका के प्रारंभ में कवि वंश का वर्णन अवश्य होता है। किसका, कवि जो लिखने वाला होता है का वर्णन होता है। अंतिम पॉइंट है मित्रों, इसे भी आप जान लीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य यही कि आप जो है जानकारी लें, तो आप पूरी जानकारी लें, इधर उधर आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, कथा और आख्यायिका के इन भेदों का आधार बाणभट्ट का हर्षचरित एवं कादम्बरी। ये हर्षचरित क्या है, एक आख्यायिका है, और जो कादम्बरी है एक कथा है। ठीक है, पर इन भेदों पर कई विद्वानों की सहमति नहीं है।
डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, जो आपके डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी हैं, कात्यायन और पतंजलि के उदाहरणों के आधार पर गद्य काव्य का विभाजन निम्न प्रकार से इन्होंने माना है, जो ये कपिल देव द्विवेदी है। ठीक है, देखिए, काल्पनिक कथाएं और नीति कथाएं और वैयक्तिक या जीवन वृत्त से संबंध कथाएं। अब जो काल्पनिक यानी कल्पना के आधार पर जो आपको सोची गई कथाएं, जैसे बृहत कथा, कथा सरित सागर, ये जो क्या है, जैसे बृहत कथा हो गई, कथा सरित सागर, तो ये एक काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, काल्पनिक कथाएं आप ध्यान देना, बृहत कथा हो गई और कथा सरित सागर आदि ऐसी जो है क्या है, ये कल्पना पर आधारित रचनाएं। नीति कथाएं जो नीति की बातें करती हैं, जैसे वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी आदि के माध्यम से कल्पित उपदेशात्मक कथाएं, या तो जैसे पंचतंत्र, ठीक है, हितोपदेश यानी हित के लिए उपदेश, और सुख संपत्ति, ये जो है आदि ऐसी जो है क्या है, तो नीति से संबंधित आपको कथाएं, उपदेश से संबंधित कथाएं आपको मिल जाएंगी। वैयक्तिक या जीवन वृत्त से संबंध कथाएं हैं, यह ऐतिहासिक या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित कथाएं होती हैं। जैसे हरचरित एक ऐतिहासिक रचना है, जातकमाला, सिंहासन, द्रोणातिंसिका, ठीक है, अवदान शतक आदि ये जो क्या है, तो ये वैयक्तिक यानी व्यक्ति के जीवन से संबंध कथाएं हैं। ठीक है, क्या है, वैयक्तिक यानी व्यक्ति के जीवन से संबंधित कथाएं हो। आगे जान लेते हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार महाभाष्य में उल्लिखित आख्यान कथा साहित्य का परिचायक है एवं आख्यायिका संस्कृत के श्रृंगार प्रधान उपन्यास साहित्य का बोधक है। ठीक है, आख्यायिका संस्कृत उपन्यासों की 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने किया है। अब देखिए, इनकी विशेषता भी आप जान लीजिए। एक तो बताया श्रृंगार प्रधान, ग्रंथ का नाम प्रायः नायिका के नाम पर होता है। जैसे आप देखेंगे कादम्बरी, तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है, उन्होंने नायिका, जो कादम्बरी की नायिका है उसका नाम भी कादम्बरी उसी के नाम पर उन्होंने रखा। भाषा के श्रेष्ठों अलंकरण एवं रसाभिव्यक्ति के साथ मनोज्ञता, इसके आधार पर संस्कृत उपन्यासों यानी आख्यायिका की श्रेणी में उन्होंने चारुमती, वासोदत्ता, कादम्बरी, तरंगवती, मनोवती, आश्चर्य मंजरी एवं मंदार मंजरी का उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए अब लास्ट है आपका यही। इस प्रकार संस्कृत गद्य काव्य का विभाजन चाहे जिस रूप में किया गया हो, यह निर्विवाद है कि संस्कृत गद्य काव्य की अपेक्षा गद्य काव्यों का प्रणयन बहुत कम हुआ है। ठीक है, दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट प्रसिद्ध गद्यकार हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। इनका समय संस्कृत गद्य काव्य का स्वर्णिम युग जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनका जो समय है स्वर्णिम युग जो है कहा जाता है। ठीक है, नमः संस्कृत मित्रों, अगर आपको इस जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो तो ज़रूर अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि संस्कृत का हर कोने कोने पर प्रचार हो सके और हम संस्कृत को बिल्कुल निःशुल्क आपको, जैसे नेट JRF हर चीज़ में जो है आपको संस्कृत में कभी 1 रुपये की आपसे डिमांड नहीं होगी, और ये संस्कृत का मैं इसी प्रकार से आपको प्रचार प्रसार करता रहूँगा, और आप भी मेरे साथ संस्कृत का सहयोग करिए। ठीक है, अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। नमः संस्कृत मित्रों।